हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त एकदम, और मौज मस्ती कर रहे होंगे, और साथ ही साथ पढ़ाई भी, ठीक है, क्योंकि वो भी करना जरूरी है। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो और भी जरूरी है। तो देखो, ऐसा है कि अभी तक की वीडियो नंबर 6 में है ना, वीडियो नंबर 6 में या लेक्चर नंबर 5 है शायद, तो उसमें मैंने आपको राउंडिंग ऑफ समझा दिया, और राउंडिंग ऑफ के साथ साथ मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन भी कराए हैं बच्चों, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ अब हमारा न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, और न्यू टॉपिक जो है वो थ्योरेटिकल है और साथ ही साथ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। हम आज लॉ पढ़ेंगे बच्चों। देखो, ऐसा है कि हर चीज में एक लॉ होता है, चाहे आप पढ़ा रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, उसको करने की टेक्निक होती है, उसको करने का तरीका होता है। तो जो करने की टेक्निक, करने का तरीका बताते हैं उसे लॉ बोलते हैं। जो करने की टेक्निक और करने का तरीका बताते हैं उसको लॉ बोलते हैं। तो यहाँ पे हम 5 तरह की लॉ पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो केमिस्ट्री में 5 तरह की लॉ पढ़ी जाती है। सबसे पहली जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आपने बहुत पहले सुनी हुई है। दूसरी जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या तो डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखी है। तीसरी लॉ, चौथी लॉ, पांचवी लॉ, ये 3 लॉ आपके लिए न्यू है बच्चों। तो तीसरी लॉ जो है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ जो लॉ है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिफ्थ लॉ है लॉ ऑफ कंटेनिंग वॉल्यूम्स। और लॉ ऑफ कंटेनिंग वॉल्यूम्स का बच्चों एक और नाम होता है जिसको गे-लुसैक्स लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। तो बारी बारी से मैं आपको ये लॉ पढ़ाऊंगा और बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे इस लॉ को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो बच्चों, आप लोग यकीनन 7th क्लास से शुरू कर देते हो शायद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में देखो बच्चों, दोबारा से मैं आपको समझाता हूं चीजें। एक एग्जाम्पल देके मैं आपको चीज समझाता हूं। एग्जाम्पल यहां पे मेरे पास है कि मेरे पास यहां पे मैंने एक आइस का टुकड़ा लिया, बर्फ का टुकड़ा लिया। तो ये बर्फ का टुकड़ा है वो मैंने इस तरीके से रख दिया। तो मुझे पता चला यार, जो मेरे पास बर्फ का टुकड़ा है, जो मेरे पास आइस का टुकड़ा है, वो मेरे पास 50 ग्राम है, 50 ग्राम, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ, जैसे ही रूम टेम्परेचर में ये आया तो रूम टेम्परेचर पे ये पिघलना शुरू हो गया, और रूम टेम्परेचर पे ये पिघलकर आपका लिक्विड बन गया, आपका वाटर बन गया, ठीक है। तो जब मैंने चेक करा बच्चों कि 50 ग्राम मेरे पास बर्फ थी, आइसोलेटेड सिस्टम में रखा, 50 ग्राम मेरे पास बर्फ थी, और 50 ग्राम ही मेरे पास वाटर बचा, 50 ग्राम ही मेरे पास क्या बचा? वाटर बचा, ठीक है। तो स्टेट में चेंज आया पर मास में चेंज नहीं आया, स्टेट में चेंज आया पर मास में चेंज नहीं आया। तो इसे बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि मास में चेंज नहीं आया। अब ये तो हो गया फिजिकल मेथड, फिजिकल चेंज हो गया। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आप लोग जानते हो, जो रिवर्सिबल हो सकता है उसे फिजिकल चेंज बोलते हैं, केमिकल चेंज वो होता है जो रिवर्सिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ बताया हमको। तो वो साइंटिस्ट का नाम क्या था? उन साइंटिस्ट का नाम था लैंडोल्ट्स, ठीक है। और लैंडोल्ट्स ने हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करना सिखाया। लेकिन उसको प्रूफ करने से पहले मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की आपको एक एग्जांपल देता हूं इक्वेशन में। तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, तो फिजिकल मेथड हो गया। एक और कर लेते हैं एग्जांपल जो केमिकल, यानी कि केमिकल रिएक्शन वाला मेथड होता है। तो उस वाले एग्जांपल में बच्चों देखो ऐसा है कि यहाँ पे NaCl होगा मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? NaCl के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? NaCl के साथ साथ मेरे यहाँ पे होगा AgNO3। तो मेरे पास यहाँ पे NaCl है, मेरे पास यहाँ पे AgNO3 है। तो ऐसा है कि ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे क्या? तो आपका जवाब होगा ये दोनों रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, वो इस पे निर्भर करता है कि इसकी स्टेट क्या है। कभी कभी सिंपल जवाब नहीं होता, कभी कभी सवाल के ऊपर एक और सवाल होता है और तब जवाब होता है, सवाल के ऊपर एक और सवाल होता है और तब जवाब होता है। तो आपको मेरे से एक और सवाल पूछना था कि भैया आप ये बताओ कि सॉलिड में है, एक्वस में है कि किस में है ये? तो सबसे पहले मुझे ये एक्वस फॉर्म में करना पड़ेगा। किस फॉर्म में करना पड़ेगा? एक्वस फॉर्म में। तो ये एक्वस फॉर्म में होगा और ये भी क्या होगा? एक्वस फॉर्म में।
तो बच्चों एक्वस फॉर्म में आयंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो एक्वस फॉर्म में आयंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सोडियम हो जाएगा पॉजिटिव, क्लोरीन हो जाएगा नेगेटिव, सिल्वर हो जाएगा पॉजिटिव, NO3 हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और मैंने ये मान लिया कि ये x ग्राम है, ये आपका y ग्राम है, ये आपका x ग्राम है, ये आपका y ग्राम है। और ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो मालूम है आपको कि Ag तो Cl से जुड़ेगा, ये वाला पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ेगा, और जो Na पॉजिटिव है वो NO3 से जुड़ेगा। तो ये बन जाएगा बच्चों AgCl और बन जाएगा NaNO3, AgCl बन जाएगा और NaNO3 बन जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चों AgCl बनेगा वो आपका पीपीटी की फॉर्म में बनेगा, तो वो नीचे बैठ जाएगा, और जो NaNO3 है वो आपका रिमेनिंग सॉल्यूशन में ही रहने वाला है, रिमेनिंग सॉल्यूशन में ही रहने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ इसका अलग ग्राम मिलेगा और यहाँ पे इसका कुछ अलग ग्राम मिलेगा। मैंने P और Q मान लिया। लेकिन जब मैंने रिएक्शन को देखा बच्चों, जब मैंने रिएक्शन को देखा, रिएक्शन को पूरी तरीके से एनालाइज करा, तो मुझे पता चला कि ये जो x प्लस वाई जब मैं करूंगा, ये ग्राम जब करूंगा और जब ये वाला करूंगा, तो ये एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं बच्चों। इसका मतलब इन दोनों का ऐड करके जो मास आया और प्रोडक्ट का जो ऐड करके जो मास आया वो एक दूसरे के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलती है कि ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज, किसी भी केमिकल चेंज में मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो यहां पे आप लिख सकते हो ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज मास ऑफ रिएक्टेंट is always equal to the mass of product। या तो अगर आपको ये डेफिनेशन सिंपल से लग रही है तो आप ये भी बोल सकते हो जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का वो टोटल मास प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो। या तो आपको ये ठीक नहीं लग रही तो आप ये भी लिख सकते हो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये कहानी है बच्चों, ठीक है। तो आगे समझ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है बच्चों। तो सिंपली वे में अभी मैंने आपको सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझाया है और उसकी ये चीज सिखाई है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई लैंडोल्ट्स ने करा अपनी H ट्यूब से। तो उसके बारे में मैं आपको समझाता हूं कि उसने प्रूफ कैसे करा। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं सबसे पहले लैंडोल्ट्स ट्यूब। ओके बच्चों, तो एक्सपेरिमेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ज्यादातर पेपर में नहीं आता है, लेकिन ये है कि अब पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्सपेरिमेंट भी हमको पता होना चाहिए। और इस एक्सपेरिमेंट को बच्चों लैंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है लैंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट। लैंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट के नाम से इसे कहा जाता है। लैंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट के नाम से इसे कहा जाता है। और लैंडोल्ट्स ने एक H ट्यूब ली बच्चों, जो चारों तरफ से कवर होती है, तो लैंडोल्ट्स ने एक H ट्यूब ली बच्चों, ऐसे करके H ट्यूब बना दी। तो ये कुछ ऐसे H ट्यूब बना दी थी उसने। और एक हिस्से में उसने NaCl का सॉल्यूशन डाला। एक हिस्से में उसने NaCl का सॉल्यूशन डाला, ठीक है। और एक हिस्से में उसने AgNO3 का सॉल्यूशन डाला। एक हिस्से में उसने NaCl का सॉल्यूशन डाला, एक हिस्से में उसने AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन डाला। कौन सा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन। ये भी एक्वस सॉल्यूशन है बच्चों, ये भी इसमें पानी मिक्स है, ठीक है। और ये चारों तरफ से बंद है। चारों तरफ से बंद करने का मतलब क्या है? आप कहीं से खोल नहीं सकते हो क्या? क्योंकि सर चारों तरफ से अगर बंद नहीं करेंगे तो अगर कुछ गैस इवॉल्व हो गई या कुछ ऐसा पार्टिकल निकल गया तो मास बराबर कैसे आएगा? इसलिए चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से फुली सील्ड है। तो एक तरफ NaCl ले लिया, एक तरफ AgNO3 ले लिया। अब क्या होगा? अब हुआ ये कि सर ने शेक करा।
इसको आपस में मिलाने की साजिश करी, राजिश करी, ठीक है। तो जैसे ही ये आपस में मिले, जैसे ही ये आपस में मिले तो प्रोडक्ट बना बच्चों। सबसे पहले इन्होंने इसका वेट निकाल लिया था, सबसे पहले इन्होंने इसका वेट निकाल लिया था। तो वेट जो है वो क्या निकाला क्या नहीं निकाला वो उस समय की बात है, जो बुकों में नहीं लिखी जाती है। और हम भी जो है क्या बोलते हैं, नेट पे भी अलग अलग देखें तो अलग अलग चीजें वेरिफिकेशन देती हैं। तो तभी आप, टीचर कभी नहीं पूछता इस चीज को, तभी आप यहाँ पे इसको x ग्राम मान लेते हो, तभी आप यहाँ पे इसको y ग्राम मान लेते हो। एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसने कुछ ग्राम माना होगा, पर वो बहुत ही एरा का है, तो इसलिए क्लियर और कट ऑफ डाटा नहीं है कि उसने क्या माना था क्या नहीं माना था, कितना मिलीलीटर लिया था कितना मिलीलीटर नहीं लिया था। तो वो उसकी बात की कहानी है। अगर नेट पे आप चेक करोगे तो अलग अलग वैल्यूज मिलेगी आपको अलग अलग वेबसाइट पे, तो वो भी एक्यूरेट नहीं बता पाती। तो ज्यादातर हम एक बार x ग्राम मान के कर लेते हैं, एक बार y ग्राम मान के कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बच्चों अगर रिएक्शन देखी जाए तो रिएक्शन मेरे पास यहाँ पे होगी NaCl एक्वस, ठीक है, और AgNO3 एक्वस। तो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ये हो गया x ग्राम और ये हो गया y ग्राम। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे बच्चों तो आयन इन्वॉल्व हो जाएंगे, जैसे अभी सिखाया मैंने आपको। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। ये AgCl से जुड़ेगा बच्चों तो AgCl बना लेगा, और AgCl आपका सॉलिड फॉर्म में बनेगा, PPT बन के नीचे बैठ जाएगा। तो इसका कुछ ग्राम होगा तो P ग्राम मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। और NaNO3 से जुड़ेगा तो यहाँ पे बन जाएगा NaNO3, तो ये कुछ Q ग्राम हो गया, Q ग्राम हो गया, तो ये कुछ Q ग्राम हो गया। तो एक्सपेरिमेंट जब करा गया तो आपको पता है कि ये रिएक्टेंट साइड है। एक्सपेरिमेंट जब करा गया तो आपको पता है कि ये रिएक्टेंट साइड है, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन चुका है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन चुका है। तो जब दोनों को ऐड करा गया, x प्लस y ग्राम करा गया बच्चों, और जब P प्लस Q ग्राम करा गया तो दोनों के दोनों वेट बराबर आ रहे थे। तो यहाँ पे हमें पता चला कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। और यहाँ से हमारी लॉ जो है वो वेरीफाई हो जाती है, यहाँ से हमारी लॉ जो है वो वेरीफाई हो जाती है। तो छोटा सा टॉपिक था, लेकिन आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की लिमिटेशन पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि अभी तक हमने ना तो कौन सी किसी भी क्लास में करी है। हमने सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ा है, लेकिन कभी उसकी लिमिटेशन नहीं पढ़ी है। आज 11th क्लास में आपको उसकी लिमिटेशन पढ़नी है बच्चों, ठीक है। तो जल्दी जल्दी नोट करिए, उसके बाद लिमिटेशन करते हैं बच्चों। ओके स्टूडेंट, तो आ चुके हैं लिमिटेशन ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और यहां से आपकी क्लास 11th का टॉपिक शुरू हो जाता है बच्चों, जो कि अभी तक आपने फिलहाल नहीं पढ़ा है कहीं पे भी, ठीक है। तो देखो बच्चों, ऐसा है कि अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन की बात करी जाए तो क्वेश्चन ये आता है, इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इज यूनिवर्सल लॉ, क्या ये यूनिवर्सल लॉ है? तो आपका जवाब क्या होगा? क्या पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है? क्या पूरे ब्रह्मांड में लगती है? क्या पूरे प्लेनेट में लगती है? हर जगह पे लगती है क्या? तो सोच के बताइए, हर जगह पे लगती है क्या? बताइए। इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज यूनिवर्सल? तो आपका जवाब होगा साफ और सीधे शब्दों में नो। अब कारण कि भैया नो क्यों, ऐसा क्यों, क्या बात हो गई जो आप नो बोल रहे हो? तो लिमिटेशन में, लिमिटेशन एक बहुत ही बड़ी लिमिटेशन है बच्चे इसकी। क्या लिमिटेशन है? जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस तो बहुत सारी टाइप की होती हैं, कॉम्बिनेशन होती है, डीकंपोजिशन होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या फर्क है और उनमें क्या फर्क है? तो बच्चों इनमें ये फर्क है कि यहाँ पे जो मेरा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पे जो ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है तो दो तरह की केमिकल रिएक्शन हो सकती है। या तो इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन से आपकी
आयनिक रिएक्शंस हो सकती है, या तो कोवेलेंट रिएक्शन हो सकती है, कोवेलेंट, ठीक है, या तो कोवेलेंट रिएक्शंस हो सकती है। तो दो तरह की रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है बच्चों? केमिकल रिएक्शन वहां पर पाई जाती है जहां पे इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है। किसका पार्टिसिपेशन? इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन दो तरीकों से हो सकता है, या तो आयनिक हो सकता है या तो कोवेलेंट हो सकता है। लेकिन बच्चों जब इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एटम के अंदर का जो प्रोटॉन है, जब इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, ये पहला पॉइंट मान लो, जब इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी पीपीटी कर ले, पीपीटी मतलब पार्टिसिपेट, जब इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी पार्टिसिपेट कर ले बच्चों, कौन पार्टिसिपेट कर ले? प्रोटॉन भी पार्टिसिपेट कर ले, ठीक है, और साथ ही साथ न्यूट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर ले। मतलब एटम के न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल अगर पार्टिसिपेट कर लेते हैं रिएक्शन में। अभी जब इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे तो आयनिक और कोवेलेंट रिएक्शंस आपने 10th क्लास में बहुत सारी पढ़ रखी है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल भी अगर पार्टिसिपेट करें रिएक्शन में, तो उन रिएक्शंस को कहा जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन। तो क्या हो गया? न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई तो क्या फर्क पड़ गया बच्चों? फर्क ये पड़ा कि अगर आपने यहां पे कोई रिएक्टेंट लिया है, जो कि 5 ग्राम है, अगर आपने यहां पे कोई रिएक्टेंट लिया है जो कि 5 ग्राम है, तो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से इतना फर्क नहीं पड़ता है, मास में इतना फर्क नहीं पड़ता है। पूरा का पूरा जो मास होता है, जो कंसंट्रेटेड मास होता है, वो तो अंदर होता है। तो अगर न्यूक्लियस ही टूट जाएगा और प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर लेंगे रिएक्शन में, तो आपकी बहुत ज्यादा हीट निकलेगी प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट आपको 5 ग्राम नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट आपको 4.95 ग्राम मिल सकता है, या 4.90 मिल सकता है, 4.92 मिल सकता है, 4.98 मिल सकता है, लेकिन प्रोडक्ट का जो मास है वो रिएक्टेंट से कम ही मिलेगा। प्रोडक्ट का जो मास है वो कम ही मिलेगा, लेस देन 5 ग्राम। ऐसे भी लिख सकते हो लेस देन 5 ग्राम, और 4.95 ग्राम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो सकता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में 5 ग्राम मैंने कुछ बॉम्ब वाली चीज ली थी, यूरेनियम ले लिया, पोलोनियम ले लिया, थोरियम ले लिया, जो भी बॉम्ब बनाने के लिए काम आता है। जैसे ही बॉम्ब को फोड़ा मैंने, तो मुझे मास मिलना चाहिए था 5 ग्राम, लेकिन बॉम्ब फोड़ते समय मुझे जो मास मिला वो 4.9 ग्राम मिला अवेलेबल। बाकी मास कहां गया? ऐसे ही हवा में उड़ गया? कहीं तो गया होगा, जांच पड़ताल तो करी होगी, वहां पे जाके जमीन में खोद के तो देखा होगा कि यार यहाँ पे मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, लेकिन बाकी मास कहाँ गया? बाकी मास को भी तो देखना पड़ेगा। जब केमिकल रिएक्शन कहीं पे करी होगी, किसी लैब में ट्राई करा होगा, तो बाकी मास कहाँ गायब हो गया? ऐसी हवा में गायब हो गया? पता लगाना पड़ेगा मतलब कि कहाँ गया वो मास। तो बच्चों, जो आपकी हीट बनी, जो आपका आग का गोला सा बन गया, उसमें वो मास डिस्ट्रॉय हो गया। ध्यान से सुना आपने और सही सुना, उसमें वो मास डिस्ट्रॉय हो गया। और यहां पे लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पे तो लॉ ही गलत हो गई। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होती बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शन में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होती है। आया समझ में रीजन कि क्यों नहीं होती है? तो वो बचा हुआ मास जो है, वो बचा हुआ जो मास है, जैसे मैंने एग्जांपल इसी का लिया था, जैसे 5 ग्राम में से 4.95 मैं हटा दूं तो 0.05 ग्राम जो मेरे पास है, ये वो मास है जो बॉम्बार्डिंग में यूज हुआ, जो हीट बनाने में यूज हुआ, जो आग का गोला बनाने में यूज हुआ, वो इतना मास है। ठीक है ना? इस मास ने तबाही मचाई, ना इस मास ने तबाही मचाई। मास सिर्फ कितने मास ने तबाही मचाई? 0.05 बच्चों, इतने ग्राम ने तबाही मचा दी, पूरा एक आग का गोला बना दिया बॉम्ब का, और हर जगह को कर दिया। हिरोशिमा नागासाकी में आपको क्या लगता है कि वहां पे बहुत बड़ा बम गिरा होगा? वहां पे ऐसा कोई बड़ा बम नहीं गिरा, वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शंस का न्यूक्लियर फ्यूजन वाला हुआ। तो वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन जब हुआ, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन जब हुआ, टूटा जब वो, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जब हुआ, तो न्यूक्लियर फ्यूजन से चेन रिएक्शन बनी थी बच्चों,
और वहां पे बार बार 1-1, 2-2 ग्राम ब्लास्ट हो रहे थे, बार बार 1-1, 2-2 ग्राम ब्लास्ट हो रहे थे। बाकी सारा मास तो फैल गया था, बाकी सारा मास ने रेडिएशन फैला दिया वहां पे अल्फा बीटा गामा का, जिससे आज भी बच्चों को कैंसर होता है। लेकिन जो छोटे छोटे मास के पार्टिकल थे जो डिस्ट्रॉय हो गए, वो कैसे डिस्ट्रॉय है, वो बड़ी बड़ी आंधियां, बड़ी बड़ी आग के गोले बन गए और पूरी जगह को तहस नहस कर दिया, पूरी जगह को तहस नहस कर दिया। आज भी आप लोग फोटो देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, इतना बड़ा आग का गोला निकला था, खतरनाक। पुरानी फोटोज हिरोशिमा नागासाकी। तो ये होता है बच्चों, और कभी भी फिर वर्ल्ड वॉर नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है क्योंकि अगर अमेरिका ये सब अगर इन्होंने करा तो दिक्कत हो जाएगी फिर, या हमने कर दिया तब भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नुकसान दोनों को ही होगा, नुकसान हमारी प्रकृति को भी होगा। तो कभी भी ये चीज हम अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इतने से मास ने कमाल कर दिया, इतने से मास ने इतना बॉम्बार्डिंग कर दिया बच्चों। तो इस मास को क्या बोलेंगे? इस मास को बोलते हैं बच्चों मास डिफेक्ट। इस मास को क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। इसको डेल्टा एम से दिखाते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? डेल्टा एम से दिखाते हैं। और आप फॉर्मूला जानते हो एल्बर्ट आइंस्टाइन के इक्वेशन का फॉर्मूला आप जानते हो, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी का स्क्वायर, ठीक है। तो E इज इक्वल टू डेल्टा एम, कितना डेल्टा एम निकला बच्चों 0.05, और c का स्क्वायर यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो ये होती है 3 × 10⁻8 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 0.05 और ये 3 3 या 9 हो जाएगा और ये 10⁻16 हो जाएगा। तो अगर मैं 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 5 जा 45, तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45, तो ये आ जाएगा 0.45 × 10⁻16 जूल। इतनी एनर्जी बनेगी बच्चों इतने से ग्राम में, इतनी एनर्जी 0.45 × 10⁻16 भाई बहुत ज्यादा एनर्जी है। अगर ये इतना सा ग्राम हमारे यहाँ पे गिर जाता है ना, यहाँ पे हमारे अगर इधर नेशविला रोड के साइड पे गिर गया तो पूरा नेशविला रोड जाएगा, फिर पूरा इंदिरा कॉलोनी जाएगा, पूरा पथ्यापित तक जाएगा। तो ये कहानी हो जाती है बच्चों। तो आपको पता चला न्यूक्लियर रिएक्शंस कितनी खतरनाक होती है। तो इसीलिए, और हालांकि हम मुद्दे से भटक गए, मैंने बहुत डरा दिया आप लोगों को। तो कहने का मतलब ये है कि इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ऑलवेज एप्लीकेबल इन ऑल यूनिवर्स? तो आपका जवाब होगा नहीं, यूनिवर्स में एप्लीकेबल नहीं है। और कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है? कौन सी रिएक्शंस में एप्लीकेबल नहीं है? न्यूक्लियर रिएक्शंस में एप्लीकेबल नहीं है। कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है? न्यूक्लियर रिएक्शंस में एप्लीकेबल नहीं है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, क्वेश्चन आता है ओफो, तो बच्चों क्वेश्चन आता है इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज यूनिवर्सल? तो आपका जवाब होगा नो, आपका जवाब होगा नो, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज सम लिमिटेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज सम लिमिटेशन। और बाकी आप ये सब लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज सम लिमिटेशन इन न्यूक्लियर रिएक्शंस द मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। और बाकी एग्जांपल आप यहां से लिख सकते हो। और अब शुरू करते हैं बच्चों सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो जल्दी जल्दी से नोट करिए, उसके बाद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन शुरू करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो सेकंड लॉ शुरू करते हैं। तो सेकंड लॉ जो है हमारी वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलो या तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में बोला जाता है, ठीक है। डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि फिक्स रेशियो। डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? फिक्स रेशियो। तो यहां पर डेफिनेशन मैंने पहले लिख दिया टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा, लेकिन डेफिनेशन को मैं समझाऊंगा एग्जांपल से। तो यहाँ पे बच्चों एग्जांपल में पानी का लेकर चल रहा हूं। जैसे वहां पे तीसरी या दूसरी वीडियो में मैंने कंपाउंड के बारे में भी पानी से समझाया था। तो अगर कंपाउंड के बारे में बात हो रही है तो पानी से समझाना पड़ेगा, पानी का एग्जांपल बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं बच्चों वाटर का। तो एक मैं पानी ले लेता हूँ रिवर का, एक मैं पानी ले लेता हूँ टैप का यानी कि नलके का, और एक मैं पानी ले लेता हूँ कुएं का यानी कि वेल का। तो यहाँ पे मैंने एक रिवर का पानी ले लिया बच्चों, यहाँ पे मैंने टैप का पानी ले लिया, और यहाँ पे मैंने वेल का पानी ले लिया, ठीक है। तो
तीनों का फॉर्मूला क्या होगा, तीनों का फॉर्मूला H2O होगा, H2O होगा और H2O होगा। ठीक है, तीनों का फॉर्मूला H2O होगा। ये मेरे कंपाउंड है, ये मेरा कंपाउंड हो गया बच्चों, पानी हमारा कंपाउंड हो गया। ठीक है, अगर रेशियो देखा जाए, अगर रेशियो देखा जाए तो रेशियो क्या होगा, 2H रेशियो O, 2H रेशियो O, 2H रेशियो O। तो कहने का मतलब है अगर नंबर में रेशियो देखा जाए तो यहां पे हो जाएगा 2:16, 2:16, 2:16। रेशियो तो सेम आ रहा है। अगर रेशियो को सिंपल रेशियो में कर दिया जाए, सिंपल फॉर्म में कर दिया जाए तो 1:8, 1:8, 1:8। तो बच्चों यहां पे रेशियो क्या दिखा आपको, रेशियो आपको फिक्स्ड दिखा, रेशियो आपको क्या दिखा, फिक्स दिखा। मास आपको क्या दिखा, मास आपको फिक्स दिखा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी कंपाउंड कुछ एलिमेंट से मिलके बनता है, कोई भी कंपाउंड कुछ एलिमेंट से मिलके बनता है और कुछ एलिमेंट से मिलके केमिकली कंबाइन हो जाता है, कुछ एलिमेंट से मिलके केमिकली क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। और जैसे ही बच्चों वो केमिकली कंबाइन होता है, जैसे ही वो केमिकली कंबाइन होता है तो उसका मास भी फिक्स हो जाता है, तो उसका मास भी फिक्स हो जाता है। अब चाहे आप पानी किसी भी हिस्से से ले लो, पानी का हमेशा रेशियो फिक्स होने वाला है, मास फिक्स होने वाला है। तो पानी एक बहुत ही बेहतरीन कंपाउंड है, पानी एक बहुत ही बेहतरीन कंपाउंड है बच्चों। तो यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसका मतलब यह है कि चाहे आप कोई इतना ज्यादा पानी ले लो, इतना ज्यादा पानी ले लो, या 1 चम्मच पानी ले लो, या 1 बूंद पानी ले लो, रहेगा तो वो H2O ही। इतने पानी में भी 1:8 निकलेगा, इतने पानी में भी 1:8 निकलेगा और 1 बूंद में भी 1:8 निकलेगा। तो यहां पर हमेशा कंपाउंड का जो रेशियो रहता है वो हमेशा फिक्स रहता है, कंपाउंड का जो मास होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। और यही बताने का हमें काम करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो ये बताता है इट स्टेट दैट अ प्योर कंपाउंड, कोई हमारे पास प्योर कंपाउंड है, ऑलवेज कंटेन सम एलिमेंट, उसमें कोई एलिमेंट होंगे जो केमिकली कंबाइन होंगे, कंबाइन टुगेदर इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। रेशियो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों देखो ये हो गया, और ये बहुत ही पुरानी बात है, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग। लेकिन 9th क्लास में आपने जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास पर लिमिटेशन नहीं पढ़ी थी, वैसे ही आपने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की लिमिटेशन नहीं पढ़ी है, जो कि हमको पढ़ानी है। तो चलो फटाफट लिमिटेशन को पढ़ लेते हैं कि लिमिटेशन क्या है लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन की लिमिटेशन। तो बच्चों सबसे पहले लिमिटेशन ये है कि दिस लॉ डू नॉट एप्लीकेबल फॉर आइसोटोप्स। ये लॉ आइसोटोप्स में एप्लीकेबल नहीं है बच्चों। दिस लॉ डू नॉट एप्लीकेबल, दिस लॉ डू नॉट एप्लीकेबल इन आइसोटोप्स, इन आइसोटोप्स। ठीक है, क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर रीजन दें यहां पर, डिफरेंट आइसोटोप्स of same element, different isotopes of same element give different mass, between the combining atoms। तो कहने का मतलब बच्चों ये है, कहने का मतलब ये है कि आइसोटोप अगर डिफरेंट होगा, आइसोटोप अगर अलग होगा तो उसका कंपाउंड भी अलग बनेगा, और अगर कंपाउंड अलग बनेगा तो मास भी अलग होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों एक आइसोटोप का, तो लेते हैं कार्बन का आइसोटोप बच्चों। तो एक होता है कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 14, एक होता है कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 14। कार्बन 12 जो होता है उसे ऑर्डिनरी कार्बन बोलते हैं, लेकिन जो कार्बन 14 होता है बच्चों उसे रेडियो एक्टिव बोलते हैं, रेडियो एक्टिव कार्बन। तो कार्बन 14 रेडियो एक्टिव कार्बन में यूज होता है। आपने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो उसमें कार्बन डेटिंग मेथड आपने समझा होगा। तो कार्बन डेटिंग जो देखी जाती है, पुराने फॉसिल्स की जो एज देखी जाती है वो कार्बन 14 की मदद से ही देखी जाती है बच्चों। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि दोनों ने कंपाउंड बनाया, ये भी ऑक्सीजन से जुड़ा, ये भी ऑक्सीजन से जुड़ा,
इसने भी CO2 बनाया, इसने भी क्या बनाया, CO2 बनाया, दोनों ने CO2 बनाया। लेकिन जो इसका CO2 है, जो कार्बन 12 का CO2 है और जो कार्बन 14 का CO2 है, अगर उनका रेशियो देखा जाए बच्चों, तो कार्बन 12 मतलब मास कितना 12, तो कार्बन 12 और इसका रेशियो हो जाएगा 8 2 जा 16, 16, 12 रेशियो 16, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 216। ऑक्सीजन का मास 16 होता है और 2 को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां पे आ जाओ बच्चों, 14 रेशियो और 2 पे 16, इस तरीके से। तो आपको पता है ये 32 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 रेशियो 32, ये आ जाएगा 14 रेशियो 32। तो अगर मैं इसे सिंपल फॉर्म में भी करता हूं बच्चों, तो ये आएगा 3 रेशियो 8, ये आएगा 3 रेशियो 8 और ये आएगा बच्चों 7 रेशियो 16, 7 रेशियो 16। तो आप ये बताओ, दिस लॉ डो नॉट एप्लीकेबल ऑन आइसोटोप्स, क्योंकि आइसोटोप्स डिफरेंट होंगे, आइसोटोप्स डिफरेंट होंगे, सेम एलिमेंट के होंगे, एलिमेंट तो सेम है, कार्बन ही तो है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, पर फॉर्म अलग है बच्चों, ये 12 है और ये 14 है, उसकी वजह से मास अलग हो जाएगा, फॉर्मूला भी सेम बनेगा, CO2 CO2 फॉर्मूला भी सेम बनेगा। तो सेम एटम सेम फॉर्मूला, सेम एटम सेम फॉर्मूला, बट डिफरेंट रेशियो, बट डिफरेंट रेशियो। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि डिफरेंट मास है, इसलिए क्योंकि डिफरेंट मास है, आइसोटोप्स का डिफरेंट मास है। तो ये याद रखना कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की पहली लिमिटेशन ये है कि वो आइसोटोप्स में एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों कि अलग अलग कि सेम एटम का अलग अलग मास की वजह से नहीं होता। कभी कभी 100% में से 5% कंपाउंड दुनिया में ऐसे भी हैं जिनका फॉर्मूला भी सेम होता है, जिनका रेशियो भी सेम होता है, जिनका रेशियो सेम होता है पर फॉर्मूला अलग होता है, जिनका रेशियो सेम होता है फॉर्मूला अलग। यहाँ पे रेशियो अलग है, फॉर्मूला सेम है, ठीक है। यहाँ पे रेशियो अलग है, फॉर्मूला सेम है, कार्बन है कार्बन है, ठीक है, बस मास अलग हो गया उसका। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ, दुनिया में 5% ऐसे कुछ कंपाउंड है जिनका रेशियो सेम निकलेगा और फॉर्मूला अलग है। तो चलो उसको कर लेते हैं, और वही इसकी दूसरी लिमिटेशन है, वही उसकी दूसरी लिमिटेशन है। चलो फटाफट दूसरी लिमिटेशन को करते हैं। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लो, फिर दूसरी लिमिटेशन को करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, दूसरी लिमिटेशन पर आते हैं कि रेशियो सेम होगा पर कंपाउंड ही अलग होगा। रेशियो सेम होगा पर कंपाउंड अलग होगा। भाई कंपाउंड भी सेम होना चाहिए, रेशियो भी सेम होना चाहिए, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए तभी तो हो पाएगा। वहां पे कंपाउंड सेम था, CO2 में कंपाउंड सेम था, चाहे कार्बन 12 था चाहे कार्बन 14 था, बना तो CO2 ही रहा था, लेकिन वहां पे रेशियो अलग निकल गया। तो वहां पे फॉर्मूला सेम था, CO2 सेम था, पर रेशियो अलग निकल गया। यहाँ पे बोल रहे हैं रेशियो सेम निकलेगा, फॉर्मूला अलग निकल जाएगा। चलो देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे बच्चों हम, यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे इथाइल अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम होता है बच्चों इथेनॉल, आपने पढ़ा हुआ होगा। तो इसका फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा है, इसको बोलते हैं C2H5OH, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। और दूसरा जो है वो है डायमिथाइल ईथर, डायमिथाइल ईथर। तो डायमिथाइल ईथर का फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको। डायमिथाइल ईथर का फॉर्मूला होता है बच्चों CH3OCH3, इसको बोलते हैं डायमिथाइल ईथर। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो। तो बच्चों देखो, अगर हम कैलकुलेट करें, कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 6 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 1 है। अगर मैं ऐसा फॉर्मूला बनाता हूं इसका कंबाइन करके, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 3 6 हैं, और ये क्या है, ऑक्सीजन। फॉर्मूला देखने में क्या लग रहा है बच्चों, मॉलिक्यूलर तो सेम लग रहा है, पर ओपन करने में देखो अलग था, ओपन करने में लगता। चलो रेशियो चेक कर लेते हैं, रेशियो क्या निकल रहे हैं, ठीक है। देन कैलकुलेट रेशियो। तो अगर मैं इथेनॉल का रेशियो देखूं बच्चों, इथेनॉल का रेशियो देखूं तो कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन, ठीक है, रेशियो 6 हाइड्रोजन, रेशियो ऑक्सीजन। तो 2 × कार्बन 12, ज़्यादातर 12 वाला यूज़ करते हैं, 14 वाला यूज़ नहीं करते क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है, और 6 × 1 और ये 16। तो ये हो जाएगा 24/6/16। ये आ गया बच्चों 24/6/16, ठीक है। और अगर मैं डायमिथाइल की बात करूं, डायमिथाइल ईथर की बात करूं, तो डायमिथाइल ईथर में भी तो वही बनेगा, C ये वाला
और 6H और रेशियो O। तो बच्चों देखो रेशियो वही बनेगा 24 रेशियो 6 रेशियो 16। रेशियो क्या दिख रहे हैं दोनों के? रेशियो सेम है, रेशियो सेम है लेकिन फॉर्मूला अलग अलग है। रेशियो सेम है पर फॉर्मूला अलग अलग है। तो दो लिमिटेशन है बच्चों। पहली लिमिटेशन क्या थी? पहली लिमिटेशन थी कार्बन 12 की और कार्बन 14 की कि फॉर्मूला CO2 दोनों CO2 बना रहे हैं तो फॉर्मूला सेम है पर रेशियो डिफरेंट निकल रहा था। लेकिन लॉ क्या बोलती है कि फॉर्मूला भी सेम होगा तो रेशियो भी सेम होगा। फॉर्मूला तो सेम है पर रेशियो डिफरेंट निकल रहा था। यहाँ पे फॉर्मूला सेम नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला सेम नहीं है पर रेशियो सेम निकल रहा है। पर बच्चों दोनों चीज मैच होनी चाहिए, फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, रेशियो भी सेम होना चाहिए, तब एप्लीकेबल होती है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, नहीं तो नहीं होती है। ठीक है, अगर आपका फॉर्मूला सेम है रेशियो अलग है तब भी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपका फॉर्मूला अलग है रेशियो सेम है तब भी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। दोनों सेम होने ही होने चाहिए। तो आपको दूसरी लिमिटेशन आ गई बच्चों समझ में। तो दूसरी लिमिटेशन का पॉइंट आप ये बोलोगे एलिमेंट्स में कंबाइन इन सेम रेशियो, एलिमेंट जो सेम रेशियो में कंबाइन होंगे टू गिव डिफरेंट कंपाउंड। तो ये आपके लिमिटेशन में आता है। जिनका सेम रेशियो होगा अगर वो डिफरेंट कंपाउंड में आते हैं तो वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में नहीं आते हैं। तो आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं 2 क्वेश्चन कराता हूं, 2 न्यूमेरिकल लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के ऊपर। ओके बच्चों, तो न्यूमेरिकल करें, शुरू करते हैं न्यूमेरिकल, है ना। तो देखो ऐसा है कि न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा अभी और आप नोट कर लेना। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल डिक्टेट करते हुए समझाऊंगा आपको। तो जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल नोट कर लो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, नोट कर लिया न्यूमेरिकल। अब ऐसा करो, नोट अगर स्क्रीनशॉट लिया है तो वीडियो पॉज करो और पहले नोट करो। ठीक है, उसके बाद आप भी पढ़ोगे मैं भी पढ़ोगे, तब मजा आएंगे न्यूमेरिकल को करने में। तो न्यूमेरिकल को मैं डिक्टेट करता हूं। 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल, 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड। जब कॉपर मेटल को नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करा जा रहा है, ठीक है, इग्निशन दिया जा रहा है, ऑफ द नाइट्रेट गिव 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। जब 2.16 से कॉपर नाइट्रिक एसिड को रिएक्शन कराई गई, जब कॉपर मेरा 2.16 ग्राम था उसके नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराई गई। क्या कराई गई बच्चों? नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराई गई। और नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराने के बाद उसने मुझे कॉपर ऑक्साइड दिया। नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराने के बाद उसने मुझे कॉपर ऑक्साइड दिया और कॉपर ऑक्साइड हैज 2.70 ग्राम। ठीक है, उसने बोला फिर इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। उसने बोला कि एक और एक्सपेरिमेंट है मेरे पास, एक और एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड मान लो, एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड। उसने बोला कि एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड है जिसमें कॉपर ऑक्साइड मेरे पास 1.15 ग्राम है। तो आपसे बोला है अपॉन रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गिव 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। तो कहने का मतलब क्या है? रिडक्शन करा दिया। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब यह है CuO से Cu बना दिया बच्चों, O को हटा दिया। O को रिमूव करने को तो रिडक्शन बोलते हैं। तो अभी CuO 1.15 ग्राम था, लेकिन जब रिडक्शन करा दिया तो रिडक्शन कराने पे कॉपर रह गया 0.92 ग्राम। तो आपसे पूछा है शो डेट द अबव डाटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये आपसे बोला है। तो बच्चों केस नंबर फर्स्ट में वेट ऑफ कॉपर कितना दिया है आपको? केस नंबर फर्स्ट में वेट ऑफ कॉपर आपको 2.16 ग्राम दिया है और वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड आपको कितना दिया है? 2.70 ग्राम दिया है। दिस इज द एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। ये एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो ये है जी एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। ओके, इतना समझ में आया बच्चों? और ये है जी एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड। तो एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड में वेट ऑफ कॉपर कितना दिया है? वेट ऑफ कॉपर 0.92 ग्राम दिया है और वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना दिया है? 1.15 ग्राम दिया है। इतना दिया है। तो देखो बच्चों, सुनो ध्यान से। रेशियो जो निकालना है वो कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में निकालना है। रेशियो जो निकालना है वो कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में निकालना है। तो अगर रेशियो कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में निकालना है तो मुझे कॉपर में से ऑक्सीजन को अलग करना पड़ेगा ना।
मुझे कॉपर में से ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। अभी मेरा प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर कॉपर था 2.16, उसमें कॉपर ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन जब जुड़ा होगा तो 2.70 हो गया। इसका मतलब 2.16 में कितना ऑक्सीजन जुड़ा है कि वो 2.70 हो गया। बताओ क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालनी पड़ेगी बच्चों, कॉपर की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी तभी तो कर पाएंगे ना। तो यहां पे देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज निकालने का तरीका है परसेंटेज ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, परसेंटेज निकालेंगे सब कुछ निकल जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालने के लिए वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 करते हैं, वेट ऑफ कॉपर और नीचे टोटल वेट। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर कितनी निकल जाएगी बच्चों, वेट ऑफ कॉपर कितना है 2.16 और टोटल वेट कितना है 2.70 इंटू 100। तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा दूंगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 21600 अपॉन 270 आ जाएगा बच्चों। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2160 डिवाइड बाय 27। और जब मैं बच्चों इसे डिवाइड करूंगा तो ये आपका 80% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा, 80%। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर कितनी निकल गई, 80%। परसेंटेज ऑफ कॉपर कितने निकल गई, 80%। तो इसका मतलब 80% मेरे पास कॉपर था, तो ऑक्सीजन कितनी परसेंट है बताओ, ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी है बच्चों बताओ, परसेंटेज हमेशा 100 से ही तो होती है, तो 100 माइनस 80, इसका मतलब 20% है मेरे पास ऑक्सीजन। कितनी परसेंट है, 20%। आ रहा है समझ में कि सर के ऊपर से गया। मैंने बच्चों ये बोला आपके पास कॉपर गिवन है, उसकी नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराई है, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराने के बाद वो कॉपर ऑक्साइड बन चुका है, तो यहां पर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट का रेशियो और एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड का रेशियो फिक्स होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो फिक्स होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मुझे रेशियो निकालना किसके बीच में, कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो निकालना है। तो मेरे पास कॉपर और ऑक्सीजन के लिए तो रेशियो निकालने के लिए दोनों अलग अलग गिवन ही नहीं है, इसलिए अलग अलग करने के लिए मैंने परसेंटेज करा। तो परसेंटेज करा तो कॉपर 80% आ गया और ऑक्सीजन फिर कितना परसेंट आ गया, ऑक्सीजन 20% आ गया। और यही चीज मैं सेम टू सेम किस में अप्लाई करूंगा, यही चीज मैं सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में अप्लाई करूंगा बच्चों। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में जब मैं अप्लाई करूंगा तो परसेंटेज ऑफ कॉपर इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड मल्टीप्लाई 100। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर कितना 0.92 डिवाइड बाय 1.15 और ये 100, पॉइंट से पॉइंट हटा दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बन जाएगा बच्चों 9200 अपॉन 115 बन जाएगा। और जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो टाइम बचाने के लिए मैंने पहले का रखा है, ये भी आपका 80% आएगा, ये भी आपका कितना आएगा, ये भी आपका 80% आएगा। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना आया, 80% आया। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो 100 माइनस 80 कितना हो गया, 20% हो गया, 20% हो गया। तो आप यहाँ पे देख लो बच्चों, आप यहाँ पे देख लो कॉपर कितना परसेंट 80%, ऑक्सीजन कितना परसेंट 20%, कॉपर कितना परसेंट 80%, ऑक्सीजन कितना परसेंट 20%। तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इज सेम बोथ द केसेस, देयरफॉर द रेशियो ऑलवेज सेम, it verify law of constant proportion, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई कर देती है। तो आया समझ में आपको, कोई दिक्कत, रेशियो भी निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप CuO लिखते और उसके बाद 80 और 20 कर देते तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती, रेशियो भी सेम निकल जाता। परसेंटेज सेम निकल गया तो रेशियो भी सेम निकल जाएगा। हालांकि आपका आंसर सिर्फ इतना ही है, आगे करने की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे फटाफट नोट करिए, फिर उसके बाद हम कराते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फिर उसके बाद करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जल्दी जल्दी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को फटाफट नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो, पर कर लो, करना है आपको, कोई चॉइस नहीं है, चॉइस, यू नो दैट, चॉइस। अच्छा कर लिया नोट, चलो मैं भी डिक्टेट करता हूं। 6.488 ग्राम ऑफ लेड कंबाइंड डायरेक्टली विद 1.00 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, लिखना पड़ेगा यार ये।
कितना है 6.488 ग्राम, 6.488 ग्राम क्या है हमारे पास, लेड है। ये हमारे पास लेड हो गया, वो किससे कंबाइन हो रहा है, वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, और ऑक्सीजन मुझको दे रखी है 1.002 ग्राम, और वो साथ में मिलके बना रहा है लेड ऑक्साइड, वो साथ में मिलके बना रहा है लेड ऑक्साइड यानी कि पीबीओ बना रहा है। ठीक है, उसके बाद लेड पर ऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट। तो आपसे बोला है कि लेड पर ऑक्साइड, तो लेड पर ऑक्साइड आपका क्या बोलते हैं, सेकंड एक्सपेरिमेंट में बन रहा है लेड पर ऑक्साइड बन रहा है आपका किसको हीट करके, लेड नाइट्रेट को हीट करके। तो लेड नाइट्रेट को PbNO3 को जब आप हीट कर रहे हो तो आपका लेड पर ऑक्साइड बन रहा है, लेड पर ऑक्साइड बन रहा है, यानी कि पीबीओ बन रहा है। यहाँ पे भी क्या बन रहा है, पीबीओ बन रहा है। पर ऑक्साइड बोल लो या ऑक्साइड बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, और कितना बन रहा है, इट वॉज फाउंड दैट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट 13.38%। अच्छा, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पहले से ही दे दी। कितनी दे दी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, 13.38%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी दे दी, 13.38%। एक दिक्कत है बच्चों, वीडियो में जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने O2 लिखा है शायद, तो वो आप काट देना, O के नीचे 2 नहीं होगा, सिर्फ वो O होगा। ठीक है, तो वो 2 काट देना, सिर्फ O लिखेंगे, सिर्फ O लिखेंगे, नीचे 2 नहीं लिखेंगे सब्सक्रिप्ट में। तो ये है जी केस नंबर सेकंड में, ये पहले से ये दे दिया। अब आपसे क्या बोला है, शो दैट यूज दिस डाटा एंड इलस्ट्रेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ऑक्सीजन यहाँ पे पहले से गिवन है, ऑक्सीजन यहाँ पे गिवन नहीं है, तो मेरा काम ये है बच्चों कि यहाँ की परसेंटेज निकाल दूं ऑक्सीजन की, और अगर यहाँ की ऑक्सीजन की परसेंटेज सेम आ जाती है इस ऑक्सीजन से रिलेटेड तो मेरा ये लॉ वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। वेट ऑफ लेड 6.488 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन हमको दिया है 1.002 ग्राम, 1.002 ग्राम ये हमको ऑक्सीजन दिया है, 1.002 ग्राम। तो मुझे तो बस पीबीओ चाहिए ना, बैलेंस करूंगा तो 1/2 कर दूंगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, W हो बस, या तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो OXY लिख लो। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या करना है, उसके बाद पीबी वेट ऑफ पीबीओ कितना दिया है, वेट ऑफ पीबीओ, तो वेट ऑफ पीबीओ आपको दिया है 7.490 ग्राम दे रखा था। ये 7 ये कहां से दे दिया भाई, अच्छा इन दोनों को ऐड कर दिया इन्होंने, तो जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, हमने ऐड करा है इसे, हमने ऐड करा है, चलो परसेंटेज निकाल लेते हैं, क्योंकि हाँ ऐड तो करना पड़ेगा तभी तो परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल वेट जो भी पीबीओ का होगा इनटू 100। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना 1.002 और वेट ऑफ पीबीओ हमको दे रखा है 7.490 इंटू 100। तो पॉइंट से पॉइंट हटा दूंगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। और जब बच्चा आप जब डिवाइड करोगे आप इसे, तो डिवाइड करने पे ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सिमिलर आएगा, 13.38% ही आएगा। तो यहाँ पे 13.38, यहाँ पे 13.38, तो ये वेरीफाई करता है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लगेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ न्यूमेरिकल है, लेकिन ऐसा है कि ये न्यूमेरिकल ज़्यादा पेपर में आते नहीं है, क्योंकि आगे हम इतने एडवांस टॉपिक पढ़ लेंगे कि ये टॉपिक कहीं ना कहीं दब जाएगा। तो लॉ भी कम आती है, न्यूमेरिकल्स भी कम आते हैं, तो मैं कम ही प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी आपको, ज़्यादा हम आगे के क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर हो चुका है बच्चों, अभी के लिए इतना ही, तो मिल लेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।